आज मेरे मित्र ने एक बड़ा प्रश्न खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा नए संसद भवन में सिंगोल को स्थापित किया जाना किस बात का द्योतक है, ये क्या दर्शाता है। मैंने कहा मेरी तो ये समझ में नहीं आता है और मैं समझता हूँ कि इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी। जहाँ सिंगोल रखा था इलाहाबाद के म्यूजियम में वही ठीक था। हमें मानव इतिहास में जाना होगा। आदि मानव से लेकर आज तक जो व्यवस्थाएं स्थापित हुई उनमें गुलामी, दास प्रथा, देवदासी प्रथा और पुरोहित वर्ग का वर्चस्व स्थापित हुआ। मानव इतिहास में कोई मनुष्य ऐसे पैदा हुए जिनकी चेतना महानतम स्थिति पर पहुंची, उच्चतम स्थिति पर पहुंची। बाकी आप राजतंत्र की व्यवस्थाओं को देखोगे तो ये पाओगे कि शुरू में पुरोहित वर्ग का उस पर वर्चस्व रहा। सारे राजा स्वेच्छाचारी रहे, कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर, और कमेरा वर्ग जो काम करता था, जो मेहनत करके उत्पादन करता था, वो वर्ग हमेशा समाज के निचले पायदान पर रहा और शोषण का शिकार रहा। और जो लोग राज में थे या राज की सुरक्षा करते थे या राज को सलाह देते थे या धर्म कर्म की बातें बताते थे और पैदा करने वाले चीज़ों को औने पौने भाव में लेकर इधर उधर भेजते थे, उन्हीं लोगों का कब्जा सारी धन दौलत पर होता था। और कमेरे लोग जो कामगार थे, काम करने वाले थे, उनके पास काम करने के अलावा कोई और अधिकार नहीं होता था। वो किसी भी व्यवस्था में आप देख सकते हो। भारत में एक बड़ी बात हुई, वो हुई महात्मा बुद्ध का उदय। और क्योंकि वो राजतंत्र से एक संत हुए थे, इसलिए उनके फॉलोअर भी राजा हो गए और उन्होंने
एक बात बराबरी की, न्याय की, बंधुत्व की, अहिंसा की, जो कही, उस बात को बहुत से राजाओं ने फॉलो किया, उसको माना, और उनमें सबसे महानतम व्यक्ति मैं सोचता हूँ कि इस धरती पर जितने भी राजा पैदा हुए हैं उनमें अशोक हुआ। सम्राट अशोक का जीवन का पूरा हिस्सा तो हिंसा से भरा पड़ा है, परंतु जब उन्होंने महात्मा बुद्ध को अनुसरण किया और धर्म की शरण में आए तो उनका जीवन धीरे धीरे बदला, और उस जीवन में अपने बदलावों को, उन सिद्धांतों को अपनी राज व्यवस्था में भी लागू किया। सुदूर लंका तक और दूसरे देशों तक अपने दूत भेजकर उन्होंने अपने विचार को फैलाव किया। इसलिए भारत का आदर्श केवल महात्मा बुद्ध और अशोक ही हो सकता है, और इस प्रकार हमारे संविधान के बनाने वालों ने अशोक स्तंभ को राष्ट्र चिन्ह मानकर पार्लियामेंट में स्थापित किया। इसलिए इसमें बदलाव की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। सिंगोल उन्हीं राजतंत्र व्यवस्थाओं का चिन्ह है। ये राज एक छड़ी है जो राजदंड के रूप में पुरोहित द्वारा सत्ता हस्तांतरण के समय दी जाती थी, और इस राज व्यवस्था का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं इसमें सारी वो कुप्रथाएं विद्यमान थी जो आज तक हमारे समाज में चली आ रही। पुरोहित वर्ग का वर्चस्व था, न्याय व्यवस्था समानता के आधार पर नहीं थी, यहाँ तक कि ब्राह्मण को यदि वो राजा की भी हत्या कर दे उसको दंडित नहीं किया जा सकता था, अर्थात हत्या के अनुरूप जो दूसरे लोगों को दंड मिलता था वो उस दंड के भागीदार नहीं थे। बड़ी बड़ी जागीरें, मंदिरों को देना, सारे काम काजों में ब्राह्मणों का वर्चस्व होना, और जो कमेरा वर्ग था, जो काम करते थे लोग, खेती बाड़ी, किसानी, कारीगरी, जो भी कार्य करते थे उनको न तो कोई अधिकार थे, ना जमीन जायदाद रखने के अधिकार थे, और न ही किसी प्रकार के अन्य अधिकार थे। वो समाज के निचले पायदान पर रखे जाते थे। देवदासी जैसी कुप्रथा भी इस साम्राज्य में थी। इसलिए मेरी ये समझ में नहीं आता कि आज की प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में जो धीरे धीरे राजतंत्रों के बदले आई है
और ये हमारी विकसित व्यवस्था है, उसमें चिन्ह के रूप में सत्ता परिवर्तन के समय इस प्रकार के सिंगोल जैसे चिन्ह को, जो उस वक्त की एक दमनकारी व्यवस्थाओं का द्योतक है, इसलिए ये परिवर्तन आए हैं, इसको रखा जाए। हमारे संविधान के निर्माता इस प्रकार की व्यवस्था नहीं देकर गए हैं कि हम उन चिन्हों को एक्सेप्ट करें, उन चिन्हों को स्वीकार करें जो न्याय, बंधुत्व और समानता के विरुद्ध हों। यदि ऐसा होता तो महान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस चिन्ह को संसद भवन में ही रखवाया होता, परंतु एक सामान्य सी रस्म स्थापित करके उन्होंने म्यूजियम में रखवा दिया जहाँ इसकी जगह थी। क्योंकि ये जो समाज है ये कभी भी पीछे नहीं मुड़ता है। मानव हमेशा विकास करता है और हम कभी भी आगे के आदर्श स्थापित करते हैं। हमें क्या अच्छा से अच्छा मानव जाति के लिए करना है और हम क्या अच्छा से अच्छा कर सकते हैं, वो हमारी संभावनाएं हम खोजते हैं और आगे के आदर्श स्थापित करते हैं। पीछे के दमनकारी और शोषणकारी व्यवस्थाएं जिनको हमने बदली हैं, बड़े लंबे संघर्ष के बाद उनके चिन्ह केवल म्यूजियम में तो रखे जा सकते हैं इतिहास लिखने के लिए, परंतु सत्ता परिवर्तन और सत्ता संचालन के लिए उन चिन्हों को हम नहीं रख सकते। दूसरी बात यह है कि अगर कोई इन चिन्हों को स्थापित करता है इस प्रजातंत्र की व्यवस्था में, तो वह उसके दिमाग का, मस्तिष्क के विचारों का इंडिकेशन है कि वो क्या सोच रहे हैं और किस प्रकार की व्यवस्थाओं को स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस चिन्ह के रखने, पार्लियामेंट स्थापित करने से कुछ होना जाना नहीं है और न पुरातन चोल वंश की व्यवस्थाओं जैसी हिंदूवादी व्यवस्था यहाँ स्थापित होनी है, क्योंकि समाज बहुत आगे जा चुका है। हर कमेरा वर्ग ये समझ चुका है कि इन पुरातन व्यवस्थाओं को याद कर करके कोई हमारा विकास नहीं होता। हमें नए ढंग से सोचना पड़ेगा, नए ढंग से विचार करना पड़ेगा और एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करनी पड़ेगी जो भाईचारे के आधार पर हो, जो बराबरी के आधार पर हो और न्याय के आधार पर हो। और ये भाईचारा और न्याय और बराबरी ये सब के सब एक ऐसे वातावरण में पैदा हो जिसमें हमारे लोग शिक्षित होकर वैज्ञानिक ढंग से सोचें। पुरातनवादी झूठी कहानी किस्सों पर विचार नहीं करें और पुरातनवादी पाखंडवादी शोषणकारी व्यवस्थाओं की तिलांजलि देकर नए ढंग से सोचें। इसलिए इस चिन्ह को स्थापित करना भी एक रस्म अदायगी है, इससे कुछ होना नहीं है। भारत एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ेगा और नौजवान लोग, नए लोग नए ढंग से सोच रहे हैं, नए ढंग से विचार रहे हैं।
इसलिए मैं समझता हूँ कि इस पर कोई बहुत ज़्यादा विवाद करने की ज़रूरत नहीं है। ये म्यूजियम की जगह पार्लियामेंट में भी रखा रहे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। भारत का आदमी अब बहुत आगे जा चुका है और भारत के लोग बहुत कुछ समझने लगे हैं। मुख्य रूप से वो लोग भी बहुत समझने लगे हैं जिनको सदियों से कोई अधिकार नहीं दिए गए थे, और इस डेमोक्रेटिक सिस्टम और हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम तथा संविधान से जो अधिकार प्राप्त हुए हैं, उन अधिकारों को वो पुरातन व्यवस्था के स्थापित करने से रोक देंगे और किसी भी कीमत पर पुरातन व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकेगी। इसलिए ज़्यादा कुछ घबराने की व्यवस्था नहीं है और ना ही डरने की ज़रूरत है। ये केवल मात्र रस्म अदायगी है। थैंक्स, धन्यवाद।